हेलो दोस्तों। अगर आप भूगोल या जीव विज्ञान की किसी भी अहम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक अल्टीमेट और हाई यील्ड स्टडी गाइड होने वाला है। आज हम भारत के नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यानों की ज्योग्राफी, बायोलॉजी और इसके पूरे कानूनी ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम लीगल हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, कुछ जरूरी आंकड़े देखेंगे, फिर सबसे अनोखे पार्क्स और वहां की जलवायु को समझेंगे। इसके बाद मैप्स और कुछ कमाल की मेमोनिक ट्रिक्स पर बात करेंगे और आखिर में हाई यील्ड एग्जाम प्रश्नों का एक रैपिड फायर रिवीजन होगा। सब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपको चीजें आसानी से याद रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, लीगल फाउंडेशंस और इसका इतिहास। आपको पता है, वन्य जीव सुरक्षा की ये कहानी रातों रात नहीं लिखी गई। 1936 से पहले यानी ब्रिटिश काल में वन्य जीवों की सुरक्षा कोई प्राथमिकता नहीं थी, बस कुछ बेसिक वन अधिनियम हुआ करते थे। फिर 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क स्थापित हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर, जिसे हम ऐतिहासिक बदलाव कह सकते हैं, वो 1972 में आया, जब हमारा लैंडमार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। पुरानी लापरवाही से लेकर एक मजबूत कानूनी ढांचे तक का ये सफर वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। अब एग्जाम के नज़रिए से इसके लीगल मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, इन पार्क्स की स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35 के तहत की जाती है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का रोल है, लेकिन ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेट होते हैं। और यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, राज्य सरकार नेशनल बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना इन पार्कों की बाउंड्री में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज माना जाता है, यानी यहाँ विशेष परमिट के बिना कोई भी मानवीय गतिविधि बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, बाय द नंबर्स। चलिए संरक्षण के इस विशाल स्तर को कुछ बेहद जरूरी आंकड़ों से समझते हैं। 107। जी हाँ, 107। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में पूरे देश में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जरा सोचिए, 1970 तक हमारे पास सिर्फ 5 पार्क थे और आज हम 107 के आंकड़े पर हैं। है ना कमाल की बात? अगर हम जियोग्राफिकल कवरेज देखें तो ये नेशनल पार्क्स देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.23% कवर करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क्स हैं और अंडमान और निकोबार जैसे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में 9 पार्क हैं। वहीं दूसरी ओर हैरान करने वाला फैक्ट यह है कि पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में आपको एक भी नेशनल पार्क नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, यूनिक पार्क्स और उनके एक्सट्रीम्स। देखिए, भारी भरकम सूचियों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को उनके एक्सट्रीम्स से याद रखना। चलिए तुलना करते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, जो 4400 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है। इसके बिल्कुल उलट अंडमान का साउथ बटन और तेलंगाना का कासु ब्रह्मानंद रेड्डी लिटरली बहुत ही छोटे पार्क हैं। और अगर सबसे अनोखे पार्क की बात करें तो वो है मणिपुर का केबुल लामजाओ, पूरी दुनिया का इकलौता तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इस तरह कंट्रास्ट बनाकर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारा चौथा सेक्शन है क्लाइमेट, फॉरेस्ट्स और बायोडाइवर्सिटी। कैसे वहां का भूगोल वहां के जीवों को तय करता है। चलिए दो बिल्कुल अलग पार्क्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है झारखंड का बेतला नेशनल पार्क, जहां आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और पर्णपाती वन मिलेंगे। ये घना जंगल, बाघों और बायसन के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी ओर है नंदा देवी नेशनल पार्क का कठोर, ऊंचाई वाला सब अल्पाइन इकोसिस्टम। वहां वनस्पतियां न के बराबर हैं, इसलिए वो हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड्स और हिमालयी काले भालुओं का घर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जलवायु सीधे तौर पर तय करती है कि वहां कौन से जीव सरवाइव करेंगे। और हाँ, बात सिर्फ घने जंगलों या ऊंचे पहाड़ों की ही नहीं हो रही है। हमारे पास कुछ बेहद शानदार मरीन इकोसिस्टम्स भी हैं। इक्वेटर के करीब होने और भारी बारिश की वजह से अंडमान क्षेत्र में मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। रानी झांसी और नॉर्थ बटन नेशनल पार्क इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। यहाँ आप समुद्री गाय, जिन्हें हम डोगोंग कहते हैं, और कई तरह के समुद्री कछुओं को देख सकते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम्स के लिए एक असली गेम चेंजर है, मैप मास्टरी और मेमोनिक्स। थ्योरी तो हमने काफी समझ ली, लेकिन इन 28 राज्यों की लोकेशंस को मैप पर इमेजिन करना सबसे ज्यादा मायने रखता है।
इन पार्क्स को एक विजुअल एंकर के साथ जोड़ना एग्जाम में सही ऑप्शन को पहचानने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इन लोकेशंस को आसानी से याद रखने के लिए मेरे पास आपके लिए एक मज़ेदार मेमोनिक ट्रिक है। इंदर और सिम्बा ने ग्रेट पाइन में खीर खाई, है ना सिंपल? ये हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पार्क्स के क्लस्टर को याद रखने का अचूक तरीका है। इंदर से इंदर किला, सिम्बा से सिंबल बारा, ग्रेट से ग्रेट हिमालयन, पाइन से पिन वैली और खीर से खीर गंगा। लिटरली इस एक लाइन से आपको 5 नेशनल पार्क हमेशा के लिए याद हो गए। और अब हमारे आखिरी सेक्शन की बारी, हाई यील्ड एग्जाम क्वेश्चंस, एक रैपिड फायर राउंड। पहला हाई प्रोबेबिलिटी सवाल, वो कौन सा इकलौता नेशनल पार्क है जो चारों बिग कैट्स का घर है? ये एक बहुत ही डायरेक्ट प्रीलिम्स प्रश्न हो सकता है। कोई गेस? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। बायोडाइवर्सिटी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा सवाल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन से, भारत के नेशनल पार्क्स आधिकारिक तौर पर किस IUCN कैटेगरी में आते हैं? याद रखिएगा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN कैटेगरी 2 संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत हैं। इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, इन पार्कों की स्थापना के लिए प्राइमरी लीगल स्ट्रक्चर कौन से कानून बनाता है? हमने अभी इसके बारे में बात की थी। इसका सही उत्तर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस ऐतिहासिक कानून को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1970 में केवल 5 पार्कों से लेकर आज 107 पार्कों तक पहुंचना हमारे संरक्षण प्रयासों की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन यहां हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, तेजी से बदलते क्लाइमेट और इंसान के बढ़ते दखल के बीच हमारे भविष्य के कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे होने चाहिए? क्या हम इन 107 पार्कों की अखंडता को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। सीखते रहें और मिलते हैं हमारे अगले स्टडी सेशन में।